सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम इसमें चल रहा है। ठीक है, 17 अगस्त और 18 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो चुका है और आज जिसमें ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि आज की डेट में बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट यहाँ पर आज हो चुका है। तो जो भी एग्ज़ाम हुआ है इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो साइंस का जो पोर्शन है वो टोटली एनसीईआरटी जो बुक है उस पर बेस्ड है। सभी क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो 10th की जो एनसीईआरटी है वहाँ उस बुक में आपने देखा होगा टोटल 16 चैप्टर हैं। तो टोटल 16 चैप्टर को हम सिर्फ 15 मिनट में एक चैप्टर के हिसाब से इसको हम समाप्त करेंगे। सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो टोटल क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहा है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएगा, 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस जो भी शिफ्ट हुई हैं, चाहे वो जो समीकरण को संतुलित करने की बात हुई हो, ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो अभी 2 दिन में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको किस तरीके से ये फिलहाल में इसका रिवीजन करना है। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 15 मिनट में आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं चैप्टर फर्स्ट में वो आपके यहाँ पर मैं कवर करा दूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो 17 और 18 को पूछे गए हैं और सिर्फ चैप्टर फर्स्ट से जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 17 को, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो वैसे ये कहलाता है अपचयन और इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। तो बाकी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये क्वेश्चन था खाने के सोडा के बारे में, समीकरण दे रखा था। हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो इक्वेशन दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है उसको संतुलित आपको करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को पता हुआ, फिर भी मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको अभी बता दूंगा। आगे देखिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं, वियोजन, संयोजन, विस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन, इस तरीके की, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। तो संयोजन यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा लिया गया है, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, डायरेक्ट वहीं से ये स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना दिया गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितनी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगी। और केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग से, ये तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये आपको पता भी होगा, आप तो आपने सीख ही लिया होगा किस तरीके से जो है केमिकल रिएक्शन को, जो भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया से क्वेश्चन आपके में आया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें दोनों होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों जो आपको किसी अभिक्रिया में मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताने हैं वो आप एक बार देख लीजिए। तो ये आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए डायरेक्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, समय कम है। कम समय में आपका एक कंप्लीट रिवीजन मेरा जो है आपका ये मोटिव। तो इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला पॉइंट आपको पहले चैप्टर में मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, वो किस बेस पर आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। किस बेस पर जो है हम ये पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो 4 पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। इनमें से कुछ भी हो रहा है तो जो है आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। अवस्था में परिवर्तन, इसमें से 3 पॉइंट आपको देगा, एक यहाँ पर मिस कर देगा, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अच्छे से देख लीजिएगा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये अगर आपको किसी भी अभिक्रिया में हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। जो हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से,
संतुलित वाला, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, किस तरीके से इसको जो है करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ये क्या होता है। तो संतुलित का मतलब होता है जो अभिकारकों में जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणुओं की संख्या आपको उत्पाद में करनी होती है। तो दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें चाहे राइट हैंड साइड की बात करें, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है। उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर देख लीजिए Fe के कितने हैं, 3 यहाँ पर परमाणु है, तो आपको 3 पर यहाँ गुणा कर देना। यहाँ पर Fe के 3 हो गए हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर पहले ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, यानी कि 4 का आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। जब 4 का आप गुणा करेंगे हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही हैं, यानी कि 4 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। बस आपका जो है समीकरण संतुलित हो गया। तो बस इस तरीके का क्वेश्चन सिंपल सा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डायरेक्ट बना था, यहाँ पर आप देख लीजिए डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से दिया रखा था। ये क्वेश्चन आपके में बना था 17 तारीख को। चमकदार श्वेत लव के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ये श्वेत चूड़ में परिवर्तित हो जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूड़ है। तो इसी पर बेस्ड जो है एक आपका क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले जो है आप देख लीजिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन है। तो बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ये पूछा जाता है कि एग्जाम्पल आपको दे रखे होते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, एक अभिक्रिया दे रखी होगी, उसमें बोला जाएगा कौन सी है, इसमें संयोजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है, वियोजन हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझे हुए चूने की जब जल से क्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा। तो इसको जो है कह सकते हैं आप ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपसे पूछा जाए कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताना होगा कि ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण, ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अभिक्रिया के प्रकार में नेक्स्ट होती है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर प्राकृतिक गैस का दहन। तो आपसे पूछा जा सकता है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताना होगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जहाँ पर भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी, और जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ऊष्माशोषी होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक पूछा जाता है जो श्वसन है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर देख लीजिए जैसे बात करें श्वसन का, श्वसन की अभिक्रिया अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये श्वसन की अभिक्रिया है। ठीक है, ये यहाँ पर ऊर्जा रिलीज हो रही है, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, ये है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, एक तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी हो गई, ठीक है, और ये साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। तो वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया में क्या है। वियोजन अभिक्रिया की आप डिफिनेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसको वियोजन से आप लगा सकते हैं वियोजित हो रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो है एक अभिकर्मक दे रखा होगा वो टूट जाएगा छोटे छोटे उत्पादों में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं फेरस सल्फेट उष्मा की, यहाँ पर उष्मा की उपस्थिति में ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये इसमें वियोजित हो गया है। ठीक है,
तो इसको आप देख सकते हैं, ये जो है एग्जाम्पल किसका है, एक जो है वियोजन अभिक्रिया का यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे और देखते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए वियोजन का। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को जब ताप की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर जो है उत्पाद आपको मिलते हैं। तो ये भी एक प्रकार की जो है आपको ध्यान रखना वियोजन अभिक्रिया है, लेड नाइट्रेट की भी ये। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था, आपने देखा होगा। ये देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ये AgCl शायद AgBr वाला आपसे पूछा गया था सूर्य की उपस्थिति में। तो ये आपको एक देख लीजिए यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड की बात करेंगे तो सूर्य के प्रकाश में ये जो है वियोजित हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में इसको जो है ये वियोजित हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है इसका उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी इसका किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड की बात की जा रही है, इसका फोटोग्राफी में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सभी वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला यहाँ पर है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पर, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया है। इस क्रिया को आप एक बार देख लीजिए। ये Fe की जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फेरस ने जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है, तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है या हटा दिया है, इसी को जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये विस्थापन क्रिया इसने लोहे को क्यों हटा दिया है कि इस पर जो है आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी। सक्रियता श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो Fe जो है ऊपर है और कॉपर जो है नीचे है। तो सक्रियता श्रेणी जो है, जो ऊपर जो भी होती हैं, ठीक है, जो ऊपर जो भी तत्व हैं वो नीचे जो तत्व हैं उनसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, तो किसी भी विलयन में वो उनको विस्थापित कर देते हैं। तो Fe कॉपर से ऊपर है, इसीलिए जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से ये इसको विस्थापित कर देता है। तो सक्रियता श्रेणी आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है पोटेशियम, दूसरे नंबर पर आता है सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और आगे रहता है जिंक, फिर होता है Fe और फिर लेड आता है यानी कि Pb, और इसके बाद आता है हाइड्रोजन, इसके बाद आता है कॉपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर नीचे है और ऊपर यहाँ पर Fe है, इसीलिए जो है इसको विस्थापित कर देता है। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी बताया था सक्रियता श्रेणी में जिंक जो है ऊपर है और कॉपर जो है नीचे है। तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, तो इसीलिए वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार लेड जो कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित क्यों कर देता है? क्योंकि लेड जो है कॉपर से ऊपर है, तो इसीलिए वो सक्रियता श्रेणी आपको पता होनी चाहिए। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Na2SO4 BaCl2, तो इनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आप अगर ध्यान से दे रखें, देखिए बी ये यहाँ पर आ गया तो ये बेरियम सल्फेट बन गया, और Na जो है यहाँ पर आ गया जो कि सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान होगा, वहाँ पर जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट देखिए टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है उपचयन अपचयन से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। उपचयन अपचयन क्या होता है? उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हिंदी इंग्लिश में आप इसको याद कर देंगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन से आप याद रखिएगा ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसके अपोजिट याद रखिएगा ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर होना। ठीक है, और इसी प्रकार अपचयन की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ह्रास किसका होगा? बाहर कौन जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही मोटा मोटा इसमें
दोनों में अंतर है, उपचयन और अपचयन में। इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। इसी प्रकार अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों चीज़ें एक ही एग्जाम्पल है आपकी हो जाएंगी। जैसे ये अभिक्रिया है CuO + H2, ठीक है, और इसको जो उत्पाद बन रहा है Cu + H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CuO से कापर बन रहा है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से ह्रास हो रहा है, यानी कि हट रहा है। तो ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है? आप कहेंगे ऑक्सीजन का ह्रास जो होता है वो रिडक्शन में होता है, यानी कि अपचयन में होता है। तो यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है? CuO का, कापर का नहीं हो रहा है, पूरा का आपको बोलना पड़ेगा। CuO का यहाँ पर अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब इसी में बात करते हैं, इसी अभिक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी आप समझ गए होंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो आप चेक कर लीजिएगा अभिक्रिया में जो भी एग्जाम में पूछी जा रही है उसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, उपचयन और अपचयन, तो आप बता दीजिएगा कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इनकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर दे रखा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य आपको बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये अभिक्रिया दे रखी है, तो यहाँ पर देख लीजिए लेड ऑक्साइड, यहाँ पर क्या बन रहा है? लेड, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन किस में हटता है? रिडक्शन में, ठीक है, अपचयन में। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन किस में जुड़ता है? ऑक्सीडेशन में, यानी कि उपचयन में। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, तो कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। तो यही दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर एक और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ये अभिक्रिया दे रखी है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देख के इसको बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने सक्रियता श्रेणी के बारे में बात की कि एल्युमिनियम जो है सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है और Fe नीचे होता है, यानी कि एल्युमिनियम जो है इसके विलयन से Fe को विस्थापित कर देगा, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये L2O3 हो जाएगी और Fe यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, सक्रियता श्रेणी आप किसी ट्रिक बना के उसको रट्टा लगा लीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर है लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूड़ पर यहाँ पर बोला गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है HCl, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये आपका पहले ही सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फर्स्ट चैप्टर में मैंने वो आपको सभी पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी आपके पास NCERT होगा तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, संतुलित समीकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी दे रखे हैं, उनको आप संतुलित कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। बाकी विकृतिगंधिता, संक्षारण, ये चीज़ें आपको पता है इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। चाहे विकृतिगंधिता और संक्षारण आप कई बार उसको देख चुके हैं। तो फिलहाल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो फर्स्ट चैप्टर में वो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो छोटा रखने के चक्कर में सिर्फ वही पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं जिनका एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है और जो पिछली शिफ्ट हुई है उनमें यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।